तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्लेटो के बारे में। प्लेटो का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सुकरात के बारे में। दरअसल प्लेटो का नाम प्लेटो नहीं था और सुकरात का नाम सुकरात नहीं था। सुकरात का नाम मैं उस वीडियो में आपको बता चुका था कि उनका नाम था सोक्रेटिस। पश्चिम एशिया में नाम इनके अलग हो जाते हैं, जैसे सिकंदर। सिकंदर का वास्तविक नाम सिकंदर नहीं था, अलेक्जेंडर था, लेकिन पश्चिम एशिया में उसे सिकंदर कहा जाता था। इसी तरह से सोक्रेटिस को पश्चिम एशिया में सुकरात कहा जाता है। इसी तरह से प्लेटो को पश्चिम एशिया में कुछ लोग या कुछ विद्वानों ने अफलातून के नाम से भी इन्हें संबोधित किया हुआ है। तो कहीं कहीं पे इनका नाम अफलातून भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन मैं उस नाम का प्रयोग इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं प्लेटो नाम ही यूज करूंगा इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं प्लेटो के जीवन और उनके विचारों पर विस्तार से बात करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो राजनीतिक बिल्कुल नहीं है, ना ही राजनीति से इसका कोई भी संबंध है। तो आप लोग जो भी कमेंट करें सोच समझ के करें। और जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस मैप को देखो। ये है हमारा देश इंडिया, और आज मैं जिस क्षेत्र की बात करने वाला हूं वो है ये वाला। का नाम है ग्रीक कहें या ग्रीस कहें या फिर यूनान कहें। तो ये वाले क्षेत्र की मैं आज बात करने वाला हूं। जब मैंने आपको सुकरात के बारे में पढ़ाया था तब भी मैंने इसी चित्र की बात की थी, क्योंकि सुकरात भी यहीं के थे, प्लेटो भी यहीं के थे, अरस्तु भी यहीं के थे। हालांकि अरस्तु के बारे में मैं आपको बाद में कभी पढ़ाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं प्लेटो की बात करने वाला हूं। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस क्षेत्र की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो के परिचय के बारे में। तो सबसे पहले नाम की बात करते हैं कि प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था। प्लेटो का वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीस। आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कुछ विद्वानों ने इनका अफलातून भी नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं उस नाम का प्रयोग यहाँ पे नहीं करूंगा। प्लेटो का जन्म, देखिए जन्म के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत विवाद है। कुछ इतिहासकार 427 ईसा पूर्व लिखते हैं, कुछ इतिहासकार 428 लिखते हैं, कुछ 429 लिखते हैं, कुछ 424 लिखते हैं। मैंने यहाँ पे 427 ईसा पूर्व लिखा है। कहाँ पे हुआ था? एथेंस में हुआ था, यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। प्लेटो के पिता का नाम, उनके पिता के नाम दो मिलते हैं, एक तो एरिस्टोन मिलता है और एक एरिस्टन मिलता है। तो आपको ये दोनों नाम विशेष तौर पे याद रखने हैं। और प्लेटो की माता के नाम भी दो मिलते हैं, एक तो पेरिक्टोन मिलता है और एक पेरिक्शिने मिलता है। तो आपको कौन सा नाम याद रखना है? ये पेरिक्टोन वाला याद रखना है, क्योंकि इस नाम की बहुत ज्यादा चर्चा की गई है इतिहास में। प्लेटो के गुरु कौन थे? दार्शनिक सुकरात थे, और सुकरात के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। और उस वीडियो में मैंने सुकरात के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था। प्लेटो के शिष्य कौन थे? प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, जिनके बारे में मैं आपको अगले किसी वीडियो में विस्तार से पढ़ाऊंगा। प्लेटो की मृत्यु 347 ईसा पूर्व में यूनान के एथेंस शहर में हुई थी। कब हुई थी? 347 ईसा पूर्व में। और जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बात करते हैं प्लेटो के इतिहास पे। महान दार्शनिक सुकरात के विचारों से सबसे ज्यादा प्लेटो प्रभावित हुई थी। दार्शनिक सुकरात के सभी शिष्यों में सबसे ज्यादा प्रतिभावान प्लेटो ही थे। और जिस समय सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया था, 399 ईसा पूर्व में दिया गया था, मैंने सुकरात वाले वीडियो में इसकी चर्चा की है, उस समय प्लेटो मात्र 28 वर्ष के थे। उस समय तक प्लेटो के अंदर राजनीतिक जीवन बिताने का विचार था, परंतु सुकरात को अन्यायपूर्ण मृत्यु दंड दिए जाने के बाद प्लेटो ने अपना विचार बदल दिया था। अब प्लेटो का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ऐसे युवाओं को तैयार किया जाए जो एक नैतिक राज्य की स्थापना कर सकें। प्लेटो अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए 10 वर्ष तक मिस्र, इटली आदि स्थानों पर घूमते रहे। इसी बीच प्लेटो ने क्या किया कि सिराक्यूस, जो आधुनिक इटली में है, तो वहां के शासक डायोनिसियस प्रथम के संपर्क में रहकर उन्होंने
तानाशाही की सभी गतिविधियों का अच्छे से अध्ययन किया। 389 ईसा पूर्व में प्लेटो सिराक्यूज से एथेंस वापस आए और उन्होंने वहां पर अकादमी नाम की एक शिक्षण संस्था खोली। इस शिक्षण संस्था के प्रधान स्वयं प्लेटो बने। प्लेटो ने अकादमी नाम की संस्था में दार्शनिक सुकरात के विचारों को पढ़ाना शुरू किया। प्लेटो सोचते थे कि अकादमी की शिक्षा के द्वारा एथेंस की शासन व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। प्लेटो ने अपने शिक्षण संस्था में छात्रों को सबसे पहले गणित, ज्योतिष, संगीत, अर्थशास्त्र, राजनीति, नीतिशास्त्र आदि की शिक्षा देनी प्रारंभ की। इन सभी शिक्षाओं में पारंगत होने के बाद छात्रों को अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। प्लेटो 367 ईसा पूर्व में फिर से सिराक्यूज गए, परंतु तब तक डायोनीसियस प्रथम की मृत्यु हो चुकी थी। उसका उत्तराधिकारी डायोनीसियस द्वितीय के नाम से वहां पर शासन चला रहा था। प्लेटो को ऐसा लगा कि ये अच्छा मौका है काम करने का, क्योंकि शासक युवा है, उसे अपने विचारों से जल्द प्रभावित किया जा सकता है और एक नैतिक राज्य की स्थापना की जा सकती है। प्लेटो ने डायोनीसियस द्वितीय को अपने विचारों से प्रभावित करने का भरपूर प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। उन्हें वापस एथेंस आना पड़ा। प्लेटो 362 ईसा पूर्व में अपना अंतिम प्रयास करने के लिए फिर से सिराक्यूज पहुंचे। डायोनीसियस द्वितीय को अपने विचारों से प्रभावित करने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु इस बार भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। इस बार प्लेटो बहुत निराश हो गई थी। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी शिक्षण संस्था अकादमी और अपने संवादों को लिखने में लगाया। तो ये तो था प्लेटो का इतिहास। जो चीज महत्वपूर्ण थी वो चीज मैंने इसमें यहाँ पे शामिल की है। और अब बात करते हैं प्लेटो के महत्वपूर्ण संवादों पर। ऐसा माना जाता है कि प्लेटो ने अपने जीवन के 42 वर्ष युवाओं को शिक्षा देने और अपने संवाद लिखने में व्यतीत किए थे। प्लेटो के द्वारा लिखे गए सभी संवादों में केवल 36 संवाद ही प्राप्त हुए हैं। इन 36 संवादों में से आधुनिक विद्वान कुछ संवादों को प्लेटो के द्वारा लिखा हुआ नहीं मानते हैं। विद्वान ए टेलर ने 28 संवाद और विद्वान फ्रेडरिक कॉपुलस्टन ने केवल 24 संवादों को ही प्लेटो के द्वारा लिखा हुआ बताया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेटो ने बहुत सारे संवाद लिखे थे, लेकिन उसमें से केवल 36 संवाद ही प्राप्त हुए हैं। और 36 में से कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि 28 संवाद प्लेटो के द्वारा लिखे गए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि 24 संवाद ही ऐसे हैं जो प्लेटो के द्वारा लिखे गए हैं। तो विद्वान आपस में एकमत नहीं हैं। विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्लेटो के प्रारंभिक संवादों में दार्शनिक सुकरात के विचार हैं और बाद के संवादों में स्वयं प्लेटो के विचार हैं। एपोलॉजी, क्रीटो, यूथ्रीफेन, लेचेज, आयोन, प्रोटेगोरस, कार्मिडीज, लाइसिस, रिपब्लिक, सिंपोजियम, फीडो, फ्लेक्स, टाइमियस, लाज, फीड्स, थीटिटस, पार्मेनाइटिस, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, क्रीटियस, एपिनोमिस आदि प्लेटो के प्रमुख संवाद माने जाते हैं। और यहाँ पर प्लेटो की जितने भी संवादों का मैंने नाम लिखा हुआ है उनमें से कुछ संवादों की चर्चा मैं आगे करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएंगे। प्लेटो के अधिकतर संवादों में दार्शनिक सुकरात की चर्चा की गई है, इसीलिए प्लेटो के संवाद सुकरातीय संवाद भी कहे जाते हैं। प्लेटो के संवादों से ये तय कर पाना बहुत मुश्किल का काम है कि किस संवाद में प्लेटो के स्वयं के विचार हैं। संवाद लाज को छोड़कर सभी संवादों में सुकरात के विचारों की चर्चा की गई है। यहाँ जो लाज लिखा हुआ है आपको ध्यान रखना है, ये एक संवाद का नाम है। फीडो नाम के संवाद को विद्वान दार्शनिक सुकरात का नहीं मानते हैं, परंतु फीडो में ही दार्शनिक सुकरात की अंतिम शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। इन सभी संवादों में प्लेटो के ज्ञान सिद्धांत, आत्मा के विज्ञान, भौतिक दर्शन, प्रत्ययवाद, नैतिक दर्शन, राजनीति, कला और सौंदर्य संबंधी विचारों की चर्चा की गई है। अब बात करते हैं प्लेटो के भौतिक दर्शन पर। दार्शनिक सुकरात की भांति प्लेटो भी भौतिक विषयों में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। प्लेटो के
टाइमियस नाम के संवाद में सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर ने सबसे पहले अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु को 3 भागों में बांटा। ईश्वर ने अग्नि तथा पृथ्वी को अलग करके जल और वायु को उसके मध्य यानी कि बीच में रख दिया। इस प्रकार आकाश की उत्पत्ति हुई। ईश्वर ने आत्मा को आकाश के मध्य में रखकर इस पूरे जगत की रचना की। यहां पर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। यहां पर प्लेटो कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने क्या किया है कि सबसे पहले अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु को 3 भागों में बांट दिया है। अग्नि और पृथ्वी को अलग कर दिया है। पृथ्वी पे तो हम सब रहते हैं और अग्नि कहाँ रहती है? ऊपर रहती है हमसे। और वायु और जल भी बीच में है। कहाँ है? बीच में। और इसी से आकाश की उत्पत्ति हुई है, ये प्लेटो का कहना है। और फिर ईश्वर ने क्या किया है कि आत्मा को आकाश के बीच में रख के इस पूरे जगत की रचना की है। देखिए, इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, इस पर मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि प्लेटो के विचार किस तरह के थे। अब बात करते हैं प्लेटो के ज्ञान सिद्धांत पर। प्लेटो के थीटिटस नाम के संवाद से उनके ज्ञान संबंधी मत का पता चलता है। थीटिटस में कहा गया है कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान है। दार्शनिक सुकरात इस विचार की आलोचना करते हैं। सुकरात कहते हैं कि प्रत्यक्ष को ही ज्ञान मान लेने से अप्रत्यक्ष ज्ञान की संभावना पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। यहां पर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। प्लेटो अपने थीटिटस नाम के संवाद में ऐसा कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान है। प्रत्यक्ष का मतलब है जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है सामने, वो ही ज्ञान है। लेकिन दार्शनिक सुकरात इस विचार की आलोचना करते हैं, वो इसे नहीं मानते हैं। सुकरात कहते हैं कि अगर आप प्रत्यक्ष को ही ज्ञान मानते हो कि प्रत्यक्ष यानी कि जो हमको दिख रहा है वही वास्तविक है, तो ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष है तो फिर अप्रत्यक्ष भी जरूर होगा और उसके ज्ञान की जो संभावना है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान है। ये किसका मत है? ये सुकरात का मत है। और प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो ने कहा है कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान है। तो यहाँ पे गुरु और शिष्य के बीच बहुत मतभेद हैं। इसीलिए विद्वान ये कहते हैं कि प्लेटो के बहुत सारे जो संवाद हैं उनमें प्लेटो के विचार नहीं है, किसी और के विचार हैं। इसीलिए प्लेटो के अधिकतर जो संवाद हैं उनमें से ये तय कर पाना बहुत मुश्किल का काम है कि कौन से संवाद में प्लेटो के स्वयं के विचार हैं। अब बात करते हैं प्लेटो के आत्मा संबंधी विज्ञान के बारे में। प्लेटो के सभी संवादों में आत्मा के संबंध में कुछ ना कुछ कहा गया है, परंतु प्लेटो के फीडो, टाइमियस, फीड्स, लाज आदि संवादों में आत्मा के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है। प्लेटो के इन संवादों में आत्मा के बारे में कहा गया है कि आदिदेव ने अमर आत्मा को उत्पन्न किया है। आदिदेव के पुत्रों और देवताओं ने सबसे पहले आत्मा को 4 भागों में बांटा। एक आत्मा को मनुष्य के सिर में और दूसरी आत्मा को हृदय में, तीसरी आत्मा को रीढ़ की हड्डी में और चौथी आत्मा को नाभि में स्थापित किया। नाभि में रहने वाली आत्मा सिर में रहने वाली आत्मा के अधीन होती है। इन चारों आत्माओं में केवल सिर में रहने वाली आत्मा ही अमर होती है और बाद बाकी जो आत्माएं होती हैं वो अमर नहीं होती हैं। अब बात करते हैं प्लेटो के नैतिक विचारों पर। प्लेटो के नैतिक विचारों की चर्चा उनके लाज और फ्लेक्स नाम के संवादों में की गई है। प्लेटो ने अपने फ्लेक्स नाम के संवाद में मानव जीवन की सभी अच्छाइयों को 5 भागों में बांटा है। पहले भाग में उन्होंने संतुलन, मध्यम और उपयुक्त को रखा है और दूसरे भाग में कुशलता, सुंदरता और पूर्ण को रखा है। तीसरे भाग में बुद्धि और बुद्धिमत्ता को रखा है। चौथे भाग में कला, विज्ञान और उचित सहमति को रखा है। 5वें भाग में सुख को रखा है। प्लेटो बौद्धिक संतुलन को मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य मानते थे, क्योंकि मन को संतुलित करने से योग्य विचार उत्पन्न होते हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी बुद्धि का विकास करके बुद्धिमान बन सकता है। प्लेटो ने आगे की सभी अच्छाइयों की चर्चा अपने फ्लेक्स नाम के संवाद में विस्तार से की है। प्लेटो की नैतिक शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही है।
प्लेटो ने अपने लाज नाम के संवाद में बुद्धिमत्ता, न्याय और साहस को नैतिक गुण बताया है। प्लेटो इन गुणों को दैवीय गुण भी मानते हैं। प्लेटो इन मानवीय अच्छाइयों को व्यवस्थित जीवन का उपकारक भी मानते हैं। अब बात करते हैं प्लेटो के राजनीति संबंधी विचारों पर। प्लेटो के राजनीति संबंधी विचारों का वर्णन उनके लाज और स्टेट्समैन नाम के संवादों में किया गया है। प्लेटो मानते थे कि शहरों की व्यवस्था करना, नागरिकों को नैतिक रास्ते पर चलने की प्रेरणा देना ही राज्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्लेटो शिक्षा के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की उम्मीद करते थे। प्लेटो अपने स्टेट्समैन नाम के संवाद में कहते हैं कि राज्य के शासक को ऐसे अधिकारी नियुक्त करने चाहिए जो विवाह से पहले वर और वधू के गुणों की जांच करें। साथ ही प्लेटो ये भी मानते थे कि गैरकानूनी तरीके से होने वाले विवाहों को अवैध घोषित कर देना चाहिए। अब यहाँ पर कौन से विवाहों को वो गैरकानूनी मानते थे? आजकल आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, 15, 16, 17 साल के लड़के मंदिर में जाके शादियां कर लेते हैं। तो ऐसे विवाहों को प्लेटो गैरकानूनी मानते थे कि ये विवाह गैरकानूनी है, ना तो ये कानून के हिसाब से सही है और ना ही ये परंपरा के हिसाब से सही है। तो ऐसे सभी विवाहों को अवैध घोषित कर देना चाहिए। प्लेटो के अनुसार बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसी पुस्तकें दी जानी चाहिए जिनमें लड़ाई झगड़े का वर्णन न किया गया हो, क्योंकि उन्हें पढ़कर बच्चों के अंदर लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति पैदा होती है। ऐसा प्लेटो मानते थे। प्लेटो मानते थे कि अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ही लड़ाई झगड़े की बातें सुनाओगे, लड़ाई झगड़े के बारे में बार बार चर्चा करोगे, तो उनके दिमाग में, उनके मन में वही चीज बस जाती है और वो वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। बच्चों को ऐसी पुस्तकें प्रदान की जानी चाहिए जिनमें महान व्यक्तियों के जीवन परिचय, देवताओं की प्रेरणादायक कहानियां, तर्क, विज्ञान आदि का वर्णन हो। प्लेटो के अनुसार शासक को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह अपने राज्य को अपना घर और जनता को अपने परिवार की भांति समझे। उसे गणित, राजनीति, तर्क, विज्ञान, अध्यात्म का भी ज्ञान होना चाहिए। किसको? शासक को। अब बात करते हैं प्लेटो के कला और सौंदर्य संबंधी विचारों पर। प्लेटो ने अपने सोफिस्ट नाम के संवाद में कलाओं की विस्तृत रूप से चर्चा की है। प्लेटो कहते हैं कि संसार में पशुओं और वनस्पतियों को देखकर हमें क्या विचार करना चाहिए? क्या हमें ये विचार करना चाहिए कि इन्हें ईश्वर ने बनाया है या इन्हें प्रकृति ने जन्म दिया है? प्लेटो विश्व को ईश्वर की कलाकृति मानते हैं। प्लेटो का पहला कलाकार ईश्वर है, जिसने स्वर्ग की रचना की, अमर आत्मा को बनाया, सृष्टि की शुरुआत की। इसी के तहत देवताओं ने संसार की उत्पत्ति की, जिसके द्वारा मानवीय दुनिया का विकास हुआ। प्लेटो अपने फीट्स नामक संवाद में कहते हैं कि पृथ्वी पर आने से पहले आत्मा स्वर्ग में निवास करती है। स्वर्ग में आत्मा जब कोई गलत कार्य करती है तो वहां से उसे पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। स्वर्ग से उतरी हुई आत्मा में दैवीय संस्कार रहते हैं। इन्हीं संस्कारों के आधार पर उसे पृथ्वी पर सौंदर्य की झलक देखने को मिलती है। तो ये थे प्लेटो के विचार, और विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज प्लेटो के नाम से जितने भी उनके पास संवाद हैं, उनमें प्लेटो के विचार कम, किसी अन्य व्यक्ति के विचार ज्यादा लगते हैं। इसीलिए प्लेटो के संवादों से ये तय कर पाना बहुत मुश्किल का काम है कि कौन से संवाद में प्लेटो के स्वयं के विचार हैं। प्लेटो के अधिकतर संवादों में दार्शनिक सुकरात की चर्चा की गई है। सुकरात के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो प्लेटो के संवादों में ही मिलती है। तो ये तो था एक छोटा सा वीडियो प्लेटो के बारे में, जिसमें मैंने आपको प्लेटो के जीवन, उनके विचार और उनके संवादों के बारे में जानकारी दी। और जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।